हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, एग्जाम जो है बिल्कुल करीब है। उधर एक्सटेंशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, जो 4-5 क्लासेस 10 क्लासेस और बची होंगी। अब इधर क्या है, आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का हेल्थ साइंस जो है वो उसका कमी है उसमें, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप लोगों का कुछ महामैराथन हो जाएगा, जिससे कि आपका ये पूरा सिलेबस जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये लास्ट आप समझ सकते हैं, एक क्लास इसकी और होगी बस। उसके बाद क्या है, इस टेक्सटाइल खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलाई मशीन के बारे में। किसके बारे में? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? सिलाई मशीन। ये क्या है? ये एक प्रकार का यंत्र है। क्या है? ये यंत्र है ना, जो क्या करता है, जो कपड़ों को सिलने का काम करता है ना, कपड़ों को सिलने का काम करता है। और क्या करता है कि जिसके मतलब सिलने के लिए ये सिलाई मशीन का यूज कर सकते हैं। ये हाथ वाली भी होती है और पैर वाली भी सिलाई मशीन होती है ना। इससे क्या होते हैं, सिर्फ कपड़े नहीं और भी अन्य वस्तु जो होते हैं वो सिले जाते हैं। जैसे तकिए का कवर हो गया, पर्दा हो गया, और क्या है, बेडशीट वगैरह। मतलब अगर वहां पर कुछ भी मतलब क्या है, बहुत सी चीजें जो हैं इससे सिली जाती हैं। किससे? सिलाई मशीन से। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इससे सिलाई मशीन से क्या समय बचता है, इससे श्रम की बचत होती है, इसमें मजबूती होती है ना, उत्पादन ज्यादा होते हैं। तो क्या है, सारी चीजें जो है वो सिलाई मशीन से सारी मतलब क्या है, सुविधाएं मिलती हैं। ये क्या होता है, इससे सिले हुए कपड़े अगर आप हाथ से देखिए वो टिकाऊ नहीं होंगे, लेकिन सिलाई मशीन से सिले हुए कपड़े टिकाऊ वाले होते हैं, टिकाऊपन उसमें ज्यादा होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो बात की जाए सबसे पहले किसकी? सिलाई मशीन का आविष्कार, जो कि इंपॉर्टेंट है, मशीन का आविष्कार। तो सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार थॉमस सेंट, जो कि क्या है, ये लंदन के रहने वाले हैं। कहाँ के? लंदन के। 1790 में। कब? 1790 में थॉमस सेंट ने खोजा। थॉमस सेंट ने खोजा। ठीक है, अगर बात की जाए कि देखिए ये अगर ऑप्शन में है थॉमस सेंट हैं तो इन्हीं को आप टिक करेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पूछा जाए कि सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार, तो आप क्या कहेंगे कि थॉमस सेंट को माना जाएगा। बाद में क्या है, इसको अगर पेटेंट कराने का काम, इसको पेटेंट कराने का काम किसको दिया गया? इलियास हेवी का आएगा। इलियास हेवी। ठीक है, तो 1790 में ये क्या है, हमने क्या कहा कि सबसे पहले सिलाई मशीन का आविष्कार ना 1790 में अंग्रेज के मतलब अनुसंसरण से ये क्या है कि 1790 में थॉमस सेंट ने किया था ना। और उसके बाद क्या है, ये इलियास हेवी जो है वो, इनका नाम क्या है, किसमें आता है, इन्होंने सिलाई मशीन का पेटेंट राइट का मतलब इनको क्या है, कह सकते हैं कि पेटेंट राइट भी प्राप्त हुआ था। किसको? इलियास हेवी को पेटेंट राइट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये चीजें हो गई। अब हम लोग सिलाई मशीन के पार्ट को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। अब सिलाई मशीन के पार्ट, इसको देखेंगे। मशीन के विभिन्न भाग एवं कार्य। मशीन के विभिन्न भाग एवं कार्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी आते हैं। टीजीटी एलटी को कोई भी आप होम साइंस से जुड़े हुए आप क्या है एग्जाम देंगे तो आपको होम सिलाई मशीन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर बस आप सुनते जाइए। आप लोग अगर आप लोग के पास सिलाई मशीन है तो आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है, बात करेंगे किसका? स्पूल पिन। स्पूल पिन या क्या है कि कह सकते हैं किल्ली। स्पूल पिन या किल्ली, ये क्या होता है, ये मशीन के ऊपर क्या होते हैं, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं। मशीन के ऊपर 2 पिन लगे, मशीन के ऊपर क्या है, 2 पिन लगे होते हैं, लगे होते हैं। किसके लिए? इसी में क्या है, धागे की रील लगाते हैं। ऐसे ऐसे मशीन है ये,
आप कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे ना, जैसे भी देखिए मान लीजिए मशीन है तो यहाँ पर क्या है, ये 2 पिन ऐसे से लगे होते हैं, ये पहिया है ना, तो क्या है मशीन के ऊपर एक पिन यहाँ ऐसे लगे होते हैं। ड्रिल क्या होता है, इसी में डाल दिया जाता है। ये क्या है, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं और इसमें क्या होते हैं कि मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं। इसी में क्या करते हैं, इसी में धागे की रील, इसी में धागे की रील क्या करते हैं, लगाते हैं। और क्या है, जो कि क्या करता है, धागे की रील को सीधा करता है, रखता है। धागे की रील को सीधा रखता है। हमने क्या देखा, स्पूल पिन क्या है, ये रील फंसाने के लिए होता है और क्या है, सिलाई मशीन है और उसके ऊपर 2 पिन लगे होते हैं, ये धागे की रील को सीधा रखता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये स्पूल पिन हो गया या किल्ली। अब नेक्स्ट नंबर पर क्या देखते हैं कि हथपहिया। हथपहिया क्या होता है, किसे हाथ से चलाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि पीछे इस तरीके से घुमाया जाता है। ये क्या होता है कि हाथ से चलाया जाता है, हाथ से चलाया जाता है, जिससे क्या है, साथ साथ मशीन जो होती है, मतलब जो मशीन की सुई होती है वो ऊपर नीचे करती है, साथ साथ मशीन की सुई ऊपर नीचे करती है। हमने क्या देखा, स्पूल पिन या किल्ली देखी, मशीन के ऊपर 2 पिन लगे होते हैं, इसी में धागे की रील क्या होती है, लगाते हैं। इसे क्या होता है, ये सीधा रखता है, धागे की रील को क्या करता है, सीधा रखता है। ये हथपहिया जो है, ये जो चलाते हैं, इसी के साथ क्या होती है कि सुई जो है वो ऊपर नीचे करती है ना। ये क्या है, हमने क्या देखा, ये हथपहिया देखा। नेक्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं, क्या है, थ्रेड टेक अप लीवर। थ्रेड टेक अप लीवर, इसमें क्या होता है, यह धागे के ऊपर वाले, यह धागे के ऊपर ले जाकर फिर नीचे भेजता है। यह धागे को क्या करता है, धागे को ऊपर ले जाकर फिर नीचे भेजता है। इस लीवर के बाहरी सिरे पर, इस लीवर के बाहरी सिरे पर क्या होता है, एक छेद होता है, एक छेद होता है, जिससे धागा निकाला जाता है, जिसमें से धागा निकाला जाता है, जिसमें से क्या करते हैं, धागा निकाला जाता है। इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो ये देखिए, ये थ्रेड टेक अप लीवर क्या होता है, इसमें धागे को ऊपर ले जाकर फिर नीचे, ये क्या करता है, यह धागे को पहले ऊपर ले जाता है इस तरीके से, ऐसे से ना, आप देखे होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ये धागे को ऊपर ले जाकर फिर नीचे की तरफ नीचे भेजता है। इस लीवर के बाहरी सिरे पर ऐसे होगा, ऐसे ना, यहाँ पर ऐसे, ये चीज एक चीज होगी। यहाँ पर बाहरी सिरे पर क्या होता है, एक छेद होता है, जिसमें से धागा निकाला जाता है और यही छेद में से क्या करते हैं, धागा निकालते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है, एक पहला जो भाग होता है, इसको देखते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। सुई के, इसके थ्रेड टेक अप लीवर के 2 भाग होते हैं। एक क्या है कि सुई को धागे की पूर्ति करते रहना, मतलब 2 काम है, एक सुई को धागे की पूर्ति करते रहना, और दूसरा क्या है, दूसरा, ये पहला काम हो गया। दूसरा क्या है, शटल द्वारा निर्मित लूप
को कसे रखना, कसे रखना। ये किसके, थ्रेड टेक अप लीवर क्या है, उसकी क्या है, दो मतलब कार्य हैं। एक सुई को धागे की पूर्ति करते रहना, क्या करता है कि सुई को मतलब क्या है, ऊपर नीचे ऐसे धागा क्या करता है, नीचे भेजता है ना, ऊपर से लेता है, नीचे से थ्रेड यानी थ्रेड टेक, धागा टेक, टेक मतलब लेता, अप लीवर ना, वहां पर क्या करता है, नीचे पहुंचाता है। वो क्या करता है, धागे को लेता है और नीचे पहुंचाता है, यानी सुई को धागे की पूर्ति करते रहना। और क्या करता है कि शटल द्वारा निर्मित लूप को क्या करना, कसे रखना, ये इसका कार्य है। जैसे ही, और इसमें नोट कर लीजिए कि जैसे ही यह लीवर नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है, ऊपर के धागे का एक छल्ला, ऊपर के धागे का एक आप कह सकते हैं छल्ला या लूप ना बन जाता है। और लूप क्या करता है, वो जो लूप बन गया है तो लूप क्या करेगा, लूप ये जो बन जाता है, यह जो है, यह लूप जो है नीचे के बाबिन के साथ टाका बनाता है, बाबिन के साथ टाका बनाता है, टाका बनाता है। इस प्रकार क्या है, बखिया होती चली जाती है ना, बखिया जो है वो बनती चली जाती है। ये क्या हो गया, थ्रेड टेक अप लीवर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्या देखेंगे, टेंशन रेगुलेटर। ये क्या होता है, टेंशन रेगुलेटर, टेंशन रेगुलेटर ये क्या होता है, इसमें देखेंगे धागे के तनाव या खिंचाव नियंत्रित करने की, धागे के तनाव या खिंचाव नियंत्रित करने की यह एक मशीनी व्यवस्था है, यह एक मशीनी व्यवस्था है जो क्या है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या है, तनाव रखने वाला स्क्रू। ये किसके अंतर्गत आता है, इसी टेंशन रेगुलेटर के अंतर्गत आता है। पहला क्या है कि तनाव रखने वाला स्क्रू, तनाव रखने वाला स्क्रू। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक आप इसको समझ लीजिए, एक तनाव रखने वाली प्लेट, तनाव रखने वाली प्लेट, ये दो चीजें होती हैं। आप ये जो तनाव रखने वाला स्क्रू है और तनाव रखने वाली प्लेट है, ये जो सिलाई मशीन होती है ना, ये आगे की पार्ट ऐसे होती है ना, मान लीजिए ऐसे पार्ट है, ठीक है, और यहीं पर क्या है, यहीं पर एक ऐसे ये स्क्रू ऐसे ऐसे से करके स्क्रू लगा होता है ऐसे से, और इसी में दो प्लेट ऐसे से पतली से बारीक जो है दो प्लेट लगी होती है, उसी में क्या किया जाता है, धागे को फंसा दिया जाता है ना। ये जो है ये प्लेट है, तनाव रखने वाली प्लेट, और जो स्क्रू है ये क्या करती है, यह टेंशन डिस्क के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, जो स्क्रू टेंशन डिस्क के ऊपर होती है, किसके, टेंशन डिस्क के ऊपर होती है। इसकी सहायता से टेंशन डिस्क के बीच में क्या होता है कि दबाव, इसकी सहायता से टेंशन डिस्क के बीच में दबाव जो होता है वह ऊपर होती है, और टेंशन डिस्क के बीच में दबाव कम ज्यादा होती है, कम ज्यादा होती है। अब उसके बाद बात करेंगे तनाव रखने वाली, क्या है, तनाव रखने वाली प्लेट की। तो यही जो सिलाई मशीन का आगे का ये पार्ट होता है, यहाँ पर जो दो प्लेटें लगी होती हैं, प्लेट होती है, वो दोनों आपस में ऐसे सटी होती हैं, उसी में क्या किया जाता है, धागे को फंसा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि धागे को फंसा देते हैं ना। तो यही क्या हो गया ये, और कैसी होती है, दो अवतल डिस्क जो है परस्पर साथ लगी होती है, परस्पर साथ लगी होती है,
है, जिनके बीच से धागा निकाला जाता है और जिनके ऊपर क्या होती है कि जिनके ऊपर ना टेंशन नट की सहायता से वो कसा किया जाता है और उस पर दाब डाला जाता है। यही क्या हो गई, तनाव रखने का स्क्रू हो गया, तनाव रखने वाली प्लेट हो गई, ठीक है, जो कि आगे की तरफ लगी होती है। इसी प्लेट में धागा फंसाया जाता है और ये क्या करता है, ये दबाव रखने का काम करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग निडल बार। नेक्स्ट देखते हैं ये निडल बार क्या है। निडल बार देखेंगे तो ये क्या होता है, निडल बार। निडल बार क्या होता है, यह सीधी या खड़ी छड़ या राड होती है। कैसी, सीधी या खड़ी छड़, खड़ी छड़ या राड की तरह से होती है, राड की तरह होती है। ये क्या होती है, निडल बार होती है, जिस पर क्या है, मशीन की सुई जो होती है, यही जो नीचे ऐसे लगी होती है, जिस पर मशीन की सुई क्या करते हैं, मशीन की सुई को पेच से कसा जाता है। तो हमने क्या कहा कि निडल बार क्या है, ये जब सिलाई मशीन आप देखेंगे, ये जो आगे की प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर सुई होती है ना, यहाँ पर ऐसे सुई होती है, यहीं पर ये पीछे की तरफ ऐसे सुई जो है पेच की तरह से क्या करते हैं, सुई ऐसे डालकर और पीछे क्या करते हैं, ऐसे कस देते हैं, जिससे सुई जो होती है वो कस जाती है ना, पेच की सहायता से क्या करते हैं, कसा जाता है। और अगर ये ढीली रहेगी ना तो सुई जो है मुड़ के ढीली होकर क्या होगी, टूट जाएगी। तो क्या है कि जो बखिया देगा वो अच्छा नहीं देगा, सही तरीके से नहीं देगा। तो निडल बार क्या है, सीधी खड़ी छड़ या राड की तरह से होती है, जिस पर मशीन की सुई का क्या है, वो पेच से कसा जाता है। ये निडल बार हो गया। निडल क्लैंप क्या होता है, चलिए देखते हैं निडल क्लैंप। निडल क्लैंप, अब ये निडल क्लैंप क्या है, एक छोटा सा पेच होता है, एक छोटा सा पेच होता है। निडल क्लैंप एक छोटा सा पेच होता है और क्या होता है कि जो सुई को छड़ पर कस कर स्थिर रखता है, छड़ पर कस कर स्थिर रखता है। तो निडल क्लैंप एक छोटा सा पेच होता है जो सुई को क्या करता है, सुई को छड़ पर कस करके स्थिर रखने का काम करता है। यह निडल क्लैंप का हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, प्रेशर बार। प्रेशर बार क्या होता है, यह एक छड़ होती है, क्या होती है, एक छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर क्या होता है, प्रेशर फुट कसा होता है। जिसके एक सिरे पर क्या होता है, प्रेशर फुट, जिसके एक सिरे पर प्रेशर फुट कसा होता है। और यह जो है, ये जो छड़ होती है, ये जो छड़ होती है वो प्रेशर किसके, वो निडल बार के पीछे होती है। यह छड़ निडल बार के पीछे की तरफ होती है तथा कपड़ा सिलते समय क्या है, कपड़ा सिलते समय इससे हुए प्रेशर फुट लिंटर को नीचे की ओर करने क्या करते हैं, करने से ही प्रेशर फुट कपड़े पर दाब डालता है। प्रेशर फुट कपड़े पर दाब डालता है। अब ये प्रेशर फुट क्या होता है,
ये पैर की तरह से होता है ना, वो क्या करता है, कपड़े को दबाए रखता है। प्रेशर फुट क्या करता है, कपड़े को दबाए रखता है जिससे कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। और ये क्या है, जब आप पीछे से जो ये प्रेशर बार आप पीछे से नीचे ऊपर इस तरीके से करेंगे, नीचे करेंगे तो क्या है, प्रेशर फुट नीचे हो जाएगा और कपड़े पर दबाव डालना। जब कपड़े आपको लगाना होता है तो इसी को नीचे ऊपर प्रेशर बार को ही क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, तो जिससे कपड़ा दबता है, उसको उठा लेते हैं तो कपड़ा जो है वो निकल जाता है। ये हमने प्रेशर बार देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। ये प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू क्या है? प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू क्या है, इसको देखते हैं। इसके द्वारा प्रेशर फुट का दबाव कपड़े की मोटाई के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके द्वारा हमने कहा क्या, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रेशर फुट का इसके द्वारा प्रेशर फुट का दबाव कपड़े की मोटाई के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके द्वारा प्रेशर फुट का दबाव क्या है कि कपड़े की मोटाई के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये हमने क्या देखा, प्रेशर रेगुलेटिंग स्क्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, वो है प्रेशर फुट। अभी हमने यही बात बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रेशर फुट है क्या, यह धातु का बना, कैसा, धातु का बना पैर जैसी, कैसी, पैर जैसी संरचना होती है ना, होती है। और क्या देखेंगे कि यह सिलाई करते समय, यह क्या करता है, सिलाई करते समय, हमने यही समझाना कि प्रेशर फुट क्या है, सिलाई करते समय कपड़े को दबाकर रखता है ना। क्या करता है, प्रेशर फुट का काम क्या है, धातु का बना, नीचे की साइड जहां पर सुई लगी होती है वहीं पर आप देखेंगे तो ये पैर की तरह से ऐसे से रहता है ना, दो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे हल्का सा ऐसे, तो दो इस तरीके से ऐसे पैर की तरह बना होता है और वो क्या करता है, इतना बड़ा होता है ना, तो वही क्या है कि कपड़े को दबा के रखता है। तो जिससे क्या है, सिलाई करते समय वो क्या काम करता है, सिलाई करते समय कपड़ा को दबाकर रखता है। कपड़ा को क्या करता है कि दबा कर रखता है जिससे सिलाई क्या है, सीधी हो, जिससे सिलाई सीधी होती है। अब बात करेंगे प्रेशर फुट लिफ्टर की। प्रेशर फुट लिफ्टर, प्रेशर फुट लिफ्टर, उसके बाद फेस प्लेट, और क्या है, थ्रेड गाइड ना, ये क्या है, ये इस तरीके की इस तरीके की ये थ्रेड गाइड जो होती है इस तरीके का बना होता है, इस तरह बना होता है। धागा लगाते समय इसमें क्या होता है कि धागा लगाते समय इसमें भी धागा डाला जाता है, धागा लगाते समय, और बहुत छोटा सा होता है ना, आगे की तरफ बस इतना आप कह सकते हैं, इतना होता है। धागा लगाते समय यहाँ जगह होती है तो ऐसे डाला जाता है। तो क्या है, इस तरीके से इस तरह का बना होता है और धागा लगाते समय क्या करते हैं, धागा लगाते समय इसमें धागा डाला जाता है। और ये इसलिए डाला जाता है कि जो धागा है वो कहीं बीच में फंसे नहीं। आप देखिए कई जगह धागा फंसाते हुए आता है और जिससे क्या है, सुई तक धागा सुविधा पूर्वक पहुंच जाए।
तो ये क्या है, थ्रेड गाइड है, जो कि इस तरीके का बना होता है। धागा लगाते समय इसमें भी धागा क्या करते हैं, डालते हैं। अब हम देखते हैं क्या, फेस प्लेट। चलिए फेस प्लेट को देखते हैं। इसमें ढकने के लिए ये क्या होती है, इसमें इससे ढकने के लिए होता है क्या, तो इससे ढकने के लिए क्या, सामने की तरफ होता है। ये क्या है, जो सामने की तरफ होता है ना, यही क्या है, आप इसको खिसका सकते हैं ना। तो ऐसे से करेंगे तो ये ढकने के लिए, फेस प्लेट इसको ढकने के लिए होता है सामने की तरफ, जिससे क्या है कि इसके अंदर धूल मिट्टी ना जाए। क्या हो, धूल मिट्टी ना जाए, किसमें, सिलाई मशीन में, जिससे कि धूल मिट्टी ना जाए। ये क्या है, फेस प्लेट है, इससे ढकने के लिए क्या है, ये सामने की तरह होता है। ये भी क्या है, धातु का बना होता है और आगे की तरफ ढकने के लिए होता है। अब हमने देखा क्या, प्रेशर फुट लिफ्टर। हमने प्रेशर फुट लिफ्टर देखा। प्रेशर फुट लिफ्टर प्रेशर बार के साथ एक लीवर लगा होता है। प्रेशर बार के साथ एक क्या लगा होता है, लीवर लगा होता है। जब लीवर ऊपर उठाते हैं, जब लीवर को ऊपर उठाते हैं तो क्या होता है कि तो प्रेशर जो बार है ऊपर उठ जाता है। तो प्रेशर बार ऊपर उठ जाता है, उठ जाता है, जिससे नीचे दबे कपड़े आसानी से निकाला जाए। ये है प्रेशर फुट लिफ्टर। अब प्रेशर बार के साथ क्या है, लीवर लगा होता है। जब लीवर को ऊपर उठाते हैं तो प्रेशर बार क्या है कि जब लीवर को ऊपर उठाते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, कपड़ा क्या है वो ऊपर उठ जाता है, और प्रेशर फुट, जिससे क्या है वहां पर जो कपड़े लगे होते हैं उनको निकाला जा सके। अब आगे देखते हैं क्या, हमने फेस कितना देखा, फेस प्लेट तक। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, थ्रेड गाइड भी हमने समझा। उसके बाद क्या है, हम लोग देखेंगे थ्रेड प्लेट। ये थ्रेड प्लेट क्या होती है, इसमें क्या होती है, सुई। थ्रेड प्लेट में सुई जो होती है वह सुई इसी पर चलती है। थ्रेड प्लेट पर क्या है कि सुई इसी पर चलती है। इसमें एक छेद होता है, इसमें एक छेद होता है थ्रेड प्लेट में, और यह जो है अर्ध गोलाकार होता है। यह अर्ध गोलाकार होता है। तो आगे की तरफ जो है ना, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, सिलाई मशीन की सुई होती है, इसमें एक छेद होती है, यहीं पर ऐसे कपड़ा फंसाया जाता है, और सुई क्या है वहां से बार बार ऐसे उसमें अंदर जाती और बाहर निकलती है। यह कैसा होता है, तो अर्ध गोलाकार होता है ना। कैसा होता है, अर्ध गोलाकार होता है, समतल सतह प्रदान करती है। क्या करती है, समतल सतह प्रदान करती है। भीतरी भाग को धूल मिट्टी से बचाती है। धूल मिट्टी गंदगी से ये बचाती है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, फीड डॉग। ये फीड डॉग क्या है, फीड डॉग। चलिए फीड डॉग को देखते हैं। ये फीड डॉग है क्या, तो ये क्या होता है, छोटा सा पुर्जा होता है। कैसा, छोटा सा पुर्जा होता है। फीड डॉग क्या होता है, छोटा सा पुर्जा होता है, और ये कैसा होता है, ये इस तरीके का एकदम छोटा सा होता है ना। ये कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना। ये क्या करता है, कपड़े को आगे बढ़ाता है। क्या करता है फीड डॉग,
छोटा सा पुर्जा होता है, इस तरह छोटा होता है। सिलाई के साथ क्या करता है, ये भी चलता रहता है। किसके साथ, सिलाई के साथ, सिलाई के साथ चलता रहता है, सिलाई के साथ चलता रहता है। सिलाई को सामान्य जो है वो आगे की ओर बढ़ाता है। अगर यही फीड दाग ना हो तो आपके जो कपड़े हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो फीड दाग का काम क्या है, ये छोटा सा पुर्जा है, इस तरीके का होता है ना। सब लोग सिलाई मशीन में अगर देखेंगे तो सब सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और सिलाई के साथ क्या है, ये चलता रहता है और आपके कपड़े को ये आगे बढ़ाता रहता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फीड डॉग हो गया। अब हम लोग देखेंगे बॉबिन बाइंडर। क्या देखेंगे, बॉबिन बाइंडर। बॉबिन बाइंडर की बात की जाएगी तो धागा भरने के लिए, किसका, धागा भरने के लिए क्या होता है, बॉबिन का इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। धागा भरने के लिए ये क्या है, जहां पर आपका क्या होता है, हथपहिया, क्या होता है, हथपहिया, वहां पर ही ये क्या होता है, इस तरीके से लगा होता है और ये वहीं पर क्या है, इसको डालकर क्या करते हैं, बॉबिन को, और वहीं पर धागा भरने के लिए ये उसमें यूज किया जाता है। तो बॉबिन बाइंडर धागा भरने के लिए इसका यूज होता है। अब क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्टॉप मोशन स्क्रू। स्टॉप मोशन स्क्रू, इसको बोलते हैं क्या, क्लैंप। क्लैंप, तो इसमें क्या होता है, इसको धागा भरने के बाद, इसको धागा भरने के बाद, इसको धागा भरने के बाद क्या करते हैं कि बाद इसीलिए यूज किया जाता है, तो इसको धागा भरने के बाद क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, धागा जो है वो ढीला और कसा किया जाता है। मेन अगर इसको समझा जाए तो स्टॉप मोशन स्क्रू का काम क्या होता है कि धागे को ढीला और कसा करने के लिए यूज किया जाता है। जिससे क्या होती है, बखिया जो होती है वो छोटी और बड़ी होती है ना, इसी के द्वारा होती है स्टॉप मोशन स्क्रू। तो ये क्या हो गया कि बखिया के लिए, बखिया छोटी या बड़ी ना, किसके लिए, बखिया छोटी या बड़ी, और धागा ढीला या कसा, धागा ढीला या कसा के लिए होता है। फिर देखते हैं स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर क्या होता है, स्टिच रेगुलेटर, स्टिच रेगुलेटर को क्या करते हैं, टाका छोटा या बड़ा करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि बॉबिन केस। बॉबिन केस, इसमें क्या होता है, बॉबिन रखा जाता है, बॉबिन रखा, बॉबिन क्या करते हैं, इसमें रखा जाता है, बॉबिन केस में ही रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पायदान। तो पायदान किसमें होता है, जो पैर से चलाने वाली मशीन होती है ना, उसमें क्या होता है, पायदान की जरूरत होती है। और हाथ से जो मशीन चलती है उसमें हथपहिया की जरूरत होती है। अब हम लोगों ने सिलाई मशीन के कुछ पार्ट देखे, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या कार्य क्या थे, अब देखेंगे कपड़े के अनुसार सुई का चुनाव। कपड़े के अनुसार क्या करेंगे, सुई का चुनाव, कपड़े के अनुसार सुई का चुनाव। चलिए इसको देखते हैं कि अगर रेशम का कपड़ा है, कौन कौन सा, एक तरफ लिख लीजिए कपड़े के प्रकार, कपड़े के प्रकार, दूसरी तरफ क्या है, सुई ना, नंबर। तो अगर कपड़ा कौन कौन सा है, रेशम है, कौन सा, रेशम है, नायलॉन है, नायलॉन है, टेरिलीन है, टेरिलीन, मलमल, मलमल, आर्गंडी, और क्या है, शिफॉन, शिफॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, और क्या है कि
अत्यंत महीन बॉयल, बॉयल। अगर ये सब कपड़े हैं तो किस नंबर की सुई का यूज करेंगे? तो सुई जो है वो 9 से 11 नंबर की लगेगी। ठीक है, किसके लिए? रेशम, नायलॉन, टेरिलीन, मलमल, आर्गंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर, अत्यंत महीन बॉयल के कपड़े पर 9 से 11 नंबर की सुई लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या किसमें? मध्यम मोटा ड्रिल लॉग क्लॉथ ना, कॉट्स वुल, इस पर जो है ये इस पर किस नंबर की सुई लगेगी? 14 से 16। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि मध्यम मर्सराइज्ड क्रेप रेशमी पॉपलिन का कपड़ा है, टेरी कॉटन, इस पर 11 से 14 नंबर की सुई लगेगी। एक बार फिर से देखिए, कपड़े के अनुसार सुई का चुनाव किया जाता है। ठीक है, रेशम का कपड़ा हो, नायलॉन हो, टेरिलीन हो, मलमल, आर्गंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर, अत्यंत महीन बॉयल के कपड़े हो, उन पर 9 से 11 नंबर की सुई लगेगी। मध्यम मोटा ड्रिल, लॉग क्लॉथ, कॉट्स वुल, इन सब पे 14 से 16 नंबर की सुई लगेगी। मध्यम मर्सराइज्ड क्या है? मध्यम मर्सराइज्ड क्रेप रेशमी पॉपलिन टेरी कॉटन पर 11 से 14 नंबर की सुई लगेगी। अब देखते हैं मोटा कपड़ा। मोटे कपड़े पर या पर्दे के लिए, बेड कवर के लिए 16 से 18 नंबर की सुई। कितनी? 16 से 18 नंबर के लिए पर्दे, बेड कवर और क्या है? मोटा कपड़ा। कितने नंबर की सुई? 16 से 18 नंबर की सुई। अब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट और है। ऊनी वस्त्र की बात करेंगे तो इस पर 9 नंबर की सुई, 9 नंबर की। और बात करेंगे महीन या रेशमी वस्त्र, महीन या रेशमी वस्त्र पर कितने? 12 नंबर की सुई। ठीक है, उसके बाद क्या है? सूती वस्त्र पर और क्या है? मोटे वस्त्र। सूती वस्त्र पर 16 नंबर की सुई और मोटे वस्त्र पर 18 नंबर की सुई। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? ऊनी वस्त्र पर 9 नंबर की सुई लगेगी। महीन या रेशमी वस्त्र पर 12 नंबर की सुई, सूती वस्त्र पर 16 नंबर की सुई और मोटे वस्त्र पर 18 नंबर की सुई लगेगी। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? कपड़े के अनुसार सुई, कौन सी सुई कितने नंबर की लगती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? मशीन की सामान्य खराबियां। मशीन में अगर क्या है कि धागा टूट रहा है या बखिया जो है वो बड़ी हो रही है, बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो क्या है, मशीन बहुत जाम चल रही है, वो चल ही नहीं रही है ना, तो बहुत सी ऐसी सामान्य खराबियां आती हैं। किस कारणवश आती हैं, क्या रीजन हो सकता है, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं कि मशीन की सामान्य खराबियां। मशीन की सामान्य खराबियां के इसमें देखेंगे, नीचे का धागा टूटना, नीचे का धागा टूटना। अगर जो है नीचे का धागा टूट रहा है तो उसका कारण क्या है? कारण और क्या है? निदान। ठीक है, इधर एक साइड क्या है कि ये समस्याएं हैं। क्या है? नीचे का, अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो नीचे का धागा टूट रहा है, कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कि यदि बाबिन जो है, बाबिन अगर कस कर आप कह सकते हैं कि सही से भरा, क्या है कि यदि बाबिन जो है वो कस कर भरा गया हो तो क्या होगा? नीचे का धागा टूट जाएगा। दूसरे नंबर पर देखेंगे, बाबिन में यदि तनाव अधिक हो
तो भी क्या है कि धागा टूटेगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं कि तीसरे नंबर पर बॉबिन में धागा सही ढंग से भरा न भरा गया हो या क्या है ढीला भरा गया हो। उसके बाद क्या है चौथे नंबर पर शटल ठीक ढंग से हुक के मध्य न लगी हो। बॉबिन में गंदगी हो। चलिए देखते हैं कि नीचे का धागा, अगर आप सिलाई कर रहे हैं, कपड़े को सिल रहे हैं और नीचे का धागा टूट रहा है, रीजन क्या हो सकते हैं कि बॉबिन आपने कसकर भरा है, जो धागा आपने भरा बॉबिन में वो आपने कसकर भर दिया है, या क्या है ढीला भर दिया है, या क्या है उसमें गंदगी बहुत ज्यादा हो, बॉबिन में गंदगी हो, या ये भी कह सकते हैं कि बॉबिन में यदि तनाव अधिक हो, बॉबिन में धागा सही से ना भरा गया हो। ये सब कारण हो सकते हैं धागा टूटने के। निदान में क्या देखेंगे कि बॉबिन में धागा जो है खोलें फिर पुनः भरें। क्या है धागा बॉबिन में खोलें और क्या करें पुनः भरें ना। और क्या है स्क्रू को हल्का सा ढीला करें। फिर उसके बाद क्या है धागे को पुनः लपेटें, पुनः शटल लगाएं, बॉबिन की सफाई करें, ये क्या हो गया, नीचे का धागा टूट रहा है, कारण है और निदान है। अब ये क्या है, अगर क्या है इसी जगह पर ऊपर का धागा, अगर आप सिलाई कर रहे हैं और क्या हो रहा है ऊपर का धागा टूट रहा है, तो क्या होगा धागे पर खिंचाव, कारण क्या हो सकता है कि धागे पर खिंचाव ठीक से नहीं पिरोया गया हो, सुई टेढ़ी हो या मुड़ी हो, या कह सकते हैं धागे के अनुसार सुई नंबर ना हो, अगर निदान की बात की जाएगी, सेम जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, धागे का खिंचाव अगर ठीक से नहीं पिरोया गया है उसको आप सही से पिरोइए, फिर से खोल के सुई टेढ़ी हो मुड़ी हो आप इसको चेक कर लीजिए, धागे के अनुसार आप सुई का नंबर लगाइए या उसी अनुसार जो धागा है उसी अनुसार सुई का नंबर लीजिए, तो क्या है धागा नहीं टूटेगा। बखिया अगर आप सिलाई कर रहे हैं और बखिया असमान आ रही है ना, क्या है समान बखिया नहीं आ रही है, क्या रीजन हो सकता है, बखिया असमान आ रही हो, बखिया अगर असमान आ रही हो तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मशीन में धूल जमी होगी, क्या है मशीन में धूल जमी होगी, और क्या हो सही तनाव ना हो, और क्या है कि कपड़े की किस्म व धागे नंबर, सुई टेढ़ी हो, महीन कपड़े को मोटे धागे से सिला गया हो, महीन
कपड़े को मोटे धागे से सिला जा रहा हो। ये क्या है? बखिया असमान आने के कारण है। मशीन में धूल जमी हो तो निदान में आप क्या करेंगे? साफ करेंगे। सही तनाव ना हो, कपड़े की किस्म जो है वो सही ना हो तो क्या है? तनाव नियंत्रक द्वारा क्या करते हैं कि तनाव नियंत्रक द्वारा ऊपर के तथा बायबिन केस के ना तनाव नियंत्रक द्वारा ऊपर के तथा बायबिन केस के पेच द्वारा नीचे के तनाव को क्या करेंगे? ठीक करेंगे। उसके बाद ये बखिया असमान आ रही है, इसके लिए है अगर टाका टूट रहा है, टाका टूटना, अगर जो है आप सिलाई कर रहे हैं और क्या है टाका जो है वो टूट रहा है तो क्या रीजन हो सकता है? तो टाका टूटने का रीजन क्या हो सकता है कि सुई मुड़ी हुई होगी। क्या होगा? सुई मुड़ी हुई होगी। तो टाका टूट रहा है तो सुई मुड़ी हुई होगी। नीचे क्या हुई है कि नीचे धूल जम गई होगी, धूल जम गई होगी। और नेक्स्ट नंबर पर क्या है? कपड़े के अनुसार सुई का नंबर नहीं होगा, कपड़े के अनुसार सुई का नंबर नहीं होगा। और क्या रीजन हो सकता है? प्रेशर फुट ढीला लगा हो, प्रेशर फुट ढीला लगा हो। अब बात करेंगे निदान की। अगर सुई मुड़ी है तो आप सुई बदल दीजिए, धूल जम गई हो तो धूल साफ कर दीजिए। कपड़े के अनुसार सुई का नंबर अगर नहीं लगा है तो आप सुई का सही से चुनाव करें। कपड़े के अनुसार प्रेशर फुट ढीला लगा है उसको सही करिए। ये क्या हो गया? टाका अगर टूट रहा है, अगर आप सिल रहे हैं कपड़े, टाका टूट रहा है, यही रीजन हो सकता है। और अगर ये रीजन होगा तो निदान भी ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, टाका टूटना। सिलाई करते समय क्या हो रहा है? कपड़ा इकट्ठा होना, कपड़ा इकट्ठा होना या कपड़े का आगे न खिसकना, आगे न खिसकना, या कह सकते हैं चुन्नट आ जाना, चुन्नट आ जाना। अगर ये सब दिक्कतें आ रही हैं कि आप कपड़े को सिल रहे हैं, कपड़ा इकट्ठा हो जा रहा है, कपड़ा जो है वो आगे नहीं खिसक रहा है, चुन्नट आ जा रही है, तो इसका रीजन क्या है? नीचे के धागे को कम, ऊपर के धागे को क्या करें? इसमें क्या है इसका रीजन? नीचे के धागे को कम, ऊपर के धागे का तनाव अधिक होना। ऊपर, इसका रीजन क्या है? ऊपर के धागे का तनाव अधिक होना या इसके विपरीत होना, इसके विपरीत होना। प्रेशर फुट का कपड़े पर दबाव, प्रेशर फुट का कपड़े पर दबाव ठीक न होना, ठीक न होना। प्रेशर फुट का पेंच ढीला होना। ये क्या हो गई? इसके रीजन हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी समस्याएं देखी। अब क्या है? सुई टूटना। अगर आप सिलाई कर रहे हैं और क्या हो रही है कि सुई टूट जा रही है ना, सुई टूटना, तो क्या करिए कि सुई टूटना, तो आप इसका रीजन क्या हो सकता है कि वस्त्र के अनुसार आपने सुई का नंबर सही नहीं लिया है। वस्त्र के अनुसार सुई का नंबर सही ना हो, वस्त्र के अनुसार सुई का नंबर ना हो, या हो सकता है कि सुई टेढ़ी हो, सुई
टेढ़ी हो, या सुई का पेंच जो होता है जहां पर आप क्या करते हैं, सुई को कसा करते हैं ना, वो क्या है, वो ढीला हो। ढीला हो। फंदे बनाना, अगर फंदे बन रहे हैं, आप सिलाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका रीजन हो सकता है बाबिन का असमान भरा जाना। बाबिन का असमान भरा जाना। मशीन अगर आपकी भारी चल रही है, सिलाई मशीन अगर भारी चल रही है, तो क्या रीजन है, भारी चलना। इसका रीजन है मशीन जो है बहुत समय से क्या है, उपयोग न किया गया हो। मशीन का उपयोग आपने बहुत समय से नहीं किया है, मशीन का उपयोग बहुत समय से न किया हो। शटल में धागा फंसा हो, शटल में धागा फंसा हो, तेल ना दिया हो, तेल ना दिया हो, तो क्या है, और जो आपने क्या किया है, फिरकी भरने के बाद आपने बाइंडर के ऊपर क्या है, उसको ऊपर न किया हो, तो ये सब क्या हो सकते हैं, मशीन के भारी चलने के कारण हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि मशीन की सामान्य खराबियां, उनके कारण क्या है, हम उनका निदान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग की टेक्सटाइल की और एक क्लास बची है ना, जो कि क्या है, ये मतलब आप मतलब उसको फुल फॉर्म वगैरह है, तो ये सब जो है आप लोगों का सिलाई मशीन का था। क्या वस्त्रों की, अगर वस्त्रों के हिसाब से सुई का नंबर क्या होना चाहिए, सुई में अगर क्या है कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, तो अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, जो सामान्य निदान जो आती हैं परेशानियां, उसके निदान क्या है, क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये सब चीजें थी। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, आज का ये टेक्सटाइल का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं कल, टेक्सटाइल में ही कोई एक टॉपिक और होगा, और तब तक के लिए ओके, बाय बाय।